हेलो एवरीवन, ये हमारा वीडियो है लेजर के फॉर्मेट के ऊपर। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है लेजर का, हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर सबसे पहले यहाँ पे लिखा रहता है नेम ऑफ द अकाउंट कि कौन सा अकाउंट है। जैसे अगर हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, और अगर हम दूसरा अकाउंट जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख देंगे। तो ये लेजर होता क्या है, जितना भी हम लोग शुरू में एंट्री करते हैं तो वो एंट्री करते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, मतलब जर्नल में हम सारा एंट्री करते हैं। तो उसके बाद फिर क्योंकि जर्नल में तो हम क्रोनोलॉजिकली जाते हैं, मतलब टाइम वाइज जाते हैं। जैसे पहला अगर एंट्री हम किए हैं, मान लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फिर हम मान लेते हैं सेकेंड एंट्री किए हैं प्लांट एंड मशीनरी खरीदे हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक से अगर खरीदे हैं या बैंक के थ्रू खरीदे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग ट्रांजैक्शन होता है। तो एक ही चीज़ का अगर हमको डिटेल जानना है तो उसके लिए हम लेजर बनाते हैं, मतलब उसी चीज़ का एक अकाउंट बनाते हैं ताकि हम उसके बारे में पर्टिकुलर डिटेल्स देख पाएँ कि एक पर्टिकुलर डेट पे टोटल कितना है उसमें, या हम उसका अगर हमको किसी को पेमेंट करना है तो हम ये देख पाएँ कि हमको टोटल कितना पेमेंट करना है, या किसी से हमको कलेक्ट करना है तो हमको कितना टोटल कलेक्ट करना है। तो उसके लिए हेल्पफुल होता है क्या, लेजर बनाना, मतलब उसी पर्टिकुलर चीज़ का जब हम अकाउंट्स बना देते हैं तो उससे हम उसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो लेजर को बोला जाता है प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री, ठीक है। और इसमें हम लोग जर्नल को जैसे बोला जाता है ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। तो इसमें हम लोग अभी के लिए देखेंगे फॉर्मेट और फिर डिटेल्स में भी चलेंगे। तो लेफ़्ट साइड में क्या रहता है, डेबिट लिखा हुआ, और राइट साइड में क्रेडिट लिखा हुआ रहता है। और फॉर्मेट कैसे रहता है, इसको जैसे टोटल जितना भी लेंथ है उसमें उसके बीच में हम लोग एक लाइन खींच देते हैं जो कि दोनों पार्ट को डिवाइड करता है। तो दोनों पार्ट में भी देख सकते हैं सेम ही हेडिंग्स होता है, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जेएफ क्या है, जर्नल फोलियो। जैसे जब हम लोग जर्नल बनाते थे तो वहाँ आया था लेजर फोलियो, मतलब लेजर का कौन सा पेज नंबर। उसी तरह जर्नल फोलियो क्या होता है, जर्नल बुक का कौन सा पेज नंबर पर इसका ट्रांजैक्शन आपको मिलेगा। जैसे अगर हम एंट्री किए हैं, क्या अगर हम जर्नल में एंट्री किए हैं, मान लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, मान लेते हैं मिस्टर ए से हम प्लांट एंड मशीनरी लिए क्रेडिट पे, तो टू मिस्टर ए हम लिख दिए हैं। और अगर हम ये अकाउंट बना रहे हैं, मान लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी का ही अकाउंट है, तो प्लांट मशीनरी अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो इस केस में अगर ये जर्नल का पेज नंबर मान लेते हैं पेज नंबर 5 है, ठीक है। तो पेज नंबर ये जहाँ ये एंट्री आया प्लांट एंड मशीनरी टू मिस्टर ए, पेज नंबर 5 में अगर आया है तो यहाँ जर्नल फोलियो में क्या लिख देंगे, 5 हम लिख देंगे कि इसका एंट्री हमको जो जब फर्स्ट एंट्री कहाँ हुआ है इसका, तो ओरिजिनल बुक यानी जर्नल में किस पेज नंबर में इसका एंट्री हुआ है, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है, जेएफ क्या इंडिकेट करता है, जर्नल फोलियो, मतलब जर्नल का पेज नंबर जिसमें ये ट्रांजैक्शन आपको मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि जर्नल बुक में टाइम वाइज यानी क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो वहाँ किस डेट को ये प्लांट एंड मशीनरी खरीदा गया मिस्टर ए से वो भी दिखेगा, या उसके बारे में और डिटेल्स भी दिखेगा। तो वहाँ पे नरेशन भी होता ही है, तो उससे हम लोग उसके बारे में डिटेल्स में भी जान सकेंगे। तो ऐसे पर्टिकुलर डिटेल्स पता चल जाता है जब हम रिवर्ट करते कहाँ, जर्नल बुक में हम जाते हैं, मतलब वहाँ हम जब जाते हैं तो देख सकते हैं डिटेल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक कॉलम रहता है
अमाउंट का, ठीक है। तो जितना भी अमाउंट है वो लिख देंगे हम, ठीक है। तो अगर जैसे हम एंट्री लिए थे कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू मिस्टर ए लिए थे, ठीक है। और अगर हम ये मान लेते हैं कि ये प्लांट एंड मशीनरी का ही अकाउंट है, तो यहाँ तो हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लिखेंगे। इसके बाद ये जिस डेट को हुआ है, तो जैसे डेट हम मान रहे थे 20/10/2022 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 20/10/2022। यहाँ क्यों लिखे हम डेबिट साइड, क्यों लिखे डेबिट साइड, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी क्या हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी तो डेबिट हुआ है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट अगर एंट्री है, यहाँ पे मान लेते हैं 10 लाख का प्लांट एंड मशीनरी है, तो यहाँ 10 लाख है। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी क्योंकि डेबिट हुआ है, तो हम डेबिट साइड में ही लिखेंगे। मतलब अकाउंट का क्या पोजीशन रहा, अगर वो डेबिट में रहा तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट रहा तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ डेबिट साइड में लिखे हैं, क्यों, क्योंकि ये एंट्री कहाँ हुआ है, डेबिट में हुआ है। इसके बाद हम अमाउंट यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या लिखेंगे, किसके कारण ये आया है, किसके कारण आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू मिस्टर ए, ठीक है। तो ये एंट्री जो हुआ है वो मिस्टर ए के कारण हुआ है, मतलब मिस्टर ए इसके रिलेटेड पार्टी है इस एंट्री में। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हुआ है, मिस्टर ए क्रेडिट हुए हैं। तो ये अकाउंट तो ऑलरेडी हमारा किसका है, ये अकाउंट तो हमारा ऑलरेडी प्लांट एंड मशीनरी का है। तो प्लांट एंड मशीनरी लिखना ज़रूरत नहीं है, किसके कारण वो आया वो लिखेंगे। और प्लांट एंड मशीनरी क्योंकि डेबिट था, इसीलिए हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं। और किनके कारण डेबिट है या किसके कारण ये ट्रांजैक्शन है, मिस्टर ए के कारण। तो मिस्टर ए यहाँ हम लिख देंगे लेफ़्ट साइड में। तो अब एंट्री क्या होगा, यहाँ पे लेजर में 20/10/2022, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू मिस्टर ए। और यहाँ फिर हम क्या करेंगे, अमाउंट लिख देंगे। तो अमाउंट जैसा हमने लिया था 10 लाख, तो यहाँ हम 10 लाख लिख देंगे। इसी तरह हम इसी अकाउंट के, मतलब प्लांट एंड मशीनरी जितना बार भी हमारा रिकॉर्ड हुआ है, जर्नल एंट्रीज में आया है, हम यहाँ रिकॉर्ड करते जाते हैं। अब मान लेते हैं हमने इस पर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है। तो डिप्रिसिएशन अगर मान लेते हैं हम लोग ने डिप्रिसिएशन का एंट्री किया है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो अगर ये एंट्री हमने किया है और इसका अमाउंट दिए हैं, हम मान लेते हैं 1 लाख। तो इसका अब एंट्री क्या करेंगे हम, क्योंकि यहाँ प्लांट एंड मशीनरी क्या हुआ है, क्रेडिट टू लिखा हुआ है ना, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो अब हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो क्रेडिट का यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय, क्योंकि यहाँ हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो इसको हम स्टार्ट करते हैं बाय से। तो बाय डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना अमाउंट था, 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख हम यहाँ तो वो रिकॉर्ड हो गया। अब अगर हम इसका टोटल पोजीशन देखें, किसका, हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का, तो हमने यहाँ किया था एंट्री 20/10/2022 को। तो ये किनके कारण आया था, टू मिस्टर ए, कितना आया था यहाँ, 10 लाख। और हमारे राइट साइड में हम मानते हैं ये ईयर एंड में ही हम एंट्री प्रोवाइड किए हैं, तो यहाँ 23 हो जाएगा, 2023। और यहाँ लिखेंगे हम बाय डिप्रिसिएशन, और कितना हमने अमाउंट रिकॉर्ड किया था, 1 लाख। तो अब अकाउंट में हम क्या करते हैं कि अगर हम देखना चाहें इसका कि एक पर्टिकुलर मान लेते हैं ईयर एंड, मतलब 31/3/2023 आ गया है। अब हम इसका देखना चाहें कि क्या पोजीशन है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का क्या बैलेंस है। तो अब हम बैलेंस इसका करेंगे, तो वो कैसे होगा, दोनों साइड का टोटल हम देखते हैं। तो टोटल जहाँ बड़ा होगा वही हम दोनों साइड पहले लिख देते हैं। तो यहाँ साफ तौर पे देख सकते हैं हम, यहाँ 10 लाख है, यहाँ 1 लाख है। 10 लाख बड़ा है तो दोनों साइड हम क्या लिख देंगे, 10 लाख लिख देंगे। और क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं क्रेडिट साइड जो है वो शॉर्ट पड़ रहा है, कितना, 9 लाख से। तो यहाँ पे हम बैलेंस लिखते हैं, तो 9 लाख यहाँ पे लिखे। और यहाँ पे फिर हम इसी डेट को, मतलब 31/3/2023 को ही हम यहाँ क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस CD कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना, 9 लाख, ठीक है। तो इसी तरह
ये बैलेंस किया जाता है सारा अकाउंट्स, जो भी कौन कौन सा अकाउंट्स होता है, या तो वो एसेट वाला अकाउंट है, जैसे ये हमारा एसेट के अंदर आता है प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, या लाइबिलिटी है, कोई उधार हमारा है उससे रिलेटेड भी कोई भी अगर अकाउंट है, या कैपिटल का अकाउंट है, तो इन तीनों अकाउंट का हम बैलेंस सीडी लिखते हैं, ठीक है। मतलब हम इसको फिर नेक्स्ट टाइम भी कैरी करते हैं, लेके जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ हम लिखेंगे डेट, तो डेट नेक्स्ट ईयर का, तो 1/4/2023, और यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो कितना हम बैलेंस ले आए हैं किसका, प्लांट एंड मशीनरी का, तो बैलेंस हम ले आए हैं टोटल 9 लाख, मतलब 9 लाख का इसका वैल्यू अभी भी है आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन देने के बाद भी, ठीक है। तो 9 लाख हम यहाँ लिखते हैं। इसी तरह नेक्स्ट ईयर भी एंट्री होगा, अगर हम कुछ और ख़रीद लेते हैं, मान लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी का और परचेज हुआ है, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि 10/4 को परचेज़ किए हैं, तो इसका एंट्री क्या है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर ये मान लेते हैं 5 लाख का अगर हम प्लांट एंड मशीनरी खरीदें, तो यहाँ फिर से हम देख सकते हैं कि डेबिट हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक, बैंक के कारण आया, कितना आया, तो लिखते हैं 5 लाख, तो 5 लाख आ गया, ठीक है। डेट क्या था, तो डेट 10/4/2000, ठीक है, यहाँ 23 होगा, 10/4/2023 को इतना आया, और फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे, टोटलिंग करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। अगर डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड कर देते हैं, मान लेते हैं 31/3/2024 नेक्स्ट ईयर, ठीक है। टोटल डेप्रिसिएशन मतलब इस टोटल कितना है, 14 लाख हो गया, 9 लाख का पहले का और अभी 5 लाख का, मान लेते हैं टोटल डेप्रिसिएशन हमारा आया है। डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, वैल्यू घटाना है हमको प्लांट एंड मशीनरी का। हम जानते हैं जब डेबिट होता है तो बढ़ता है एसेट, और क्रेडिट होता है तो घटता है, ठीक है। और डिप्रिसिएशन क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि खर्चे हैं, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन, तो मान लेते हैं हमने 1.5 लाख का डिप्रिसिएशन दिया है इस बार, ठीक है, तो 1.5 लाख हम यहाँ डिप्रिसिएशन में चार्ज कर देंगे, और 31/3/24 को ही एंट्री क्या, इसको बैलेंस कर लेंगे, तो टोटल फिर से हम देख सकते हैं यहाँ हायर टोटल है, तो 14 लाख दोनों साइड लिखेंगे, और फिर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जितना आएगा तो 12.5 लाख है, तो 12.5 लाख लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो इस तरह हम बनाते हैं, बैलेंस करते हैं हम, बैलेंस CD किन के लिए लिखते हैं, मतलब जो नेक्स्ट ईयर हमको फॉरवर्ड करना है, अगर वो अकाउंट क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी है या कैपिटल है, इन तीनों ही अकाउंट का हम बैलेंस CD यानी नेक्स्ट ईयर उसको कैरी करके ले जाते हैं, ठीक है। तो ये एसेट लाइबिलिटी कैपिटल है। अगर बात करें हम, अगर इसके अलावा है, मतलब जैसे इनकम है, एक्सपेंसेस है, ठीक है, या गेन्स है या लॉसेस है, तो इनके लिए फिर क्या अपनाएं हम, तो इनके लिए लास्ट में ये नेक्स्ट ईयर क्योंकि कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो हमारे अगर डायरेक्ट नेचर के हैं, ठीक है, डायरेक्ट नेचर के हैं, तो वो तो हमारे चल जाते हैं कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। और अगर हमारे इनडायरेक्ट नेचर के हैं तो वो हमारे चले जाते हैं कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, तो ये तो उसी साल क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसी से तो हमको पता चला कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल लॉस कितना हुआ, दोनों में से एक होगा, ठीक है, ठीक है। या अगर एग्जैक्ट हो गया तो कुछ नहीं है फिर। तो टोटल कैसे पता चलता है, प्रॉफिट हुआ उस साल की, हमको लॉस हुआ, इन्हीं के कारण तो पता चलता है, ठीक है। तो ये इसको हम कैसे शो करते हैं, जब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे कैसे, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल जाएगा, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल जाएगा, ये हम लोग आगे भी बात करेंगे, ठीक है। तो उन अकाउंट्स के लिए क्या करते हैं, तो मान लेते हैं अगर सेल्स अकाउंट है मेरा, ठीक है, तो सेल्स क्या है, तो इनकम एक तरह का है ना, इनकम है। तो अगर मेरा एंट्रीज हुआ है, मान लेते हैं हम एंट्री किए हैं क्या,
सेल किए हम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो बैंक से अगर हम किए हैं। अच्छा, सेल्स परचेजेस ये किसके लिए होता है? ये जिस गुड्स में हम डील करते हैं उनके ही बेचने को हम सेल्स बोलते हैं, और उनको ही जब हम खरीदते हैं तो वो परचेजेस में जाता है, ठीक है। तो टू सेल्स मान लेते हैं 10,000 का हुआ है सेल्स, ठीक है। और ये मान लेते हैं एक ही बार हुआ है साल में, ठीक है, इजी समझने के लिए। तो मान लेते हैं 1/3/2022 को हुआ है, तो यहाँ सेल्स क्या है? क्रेडिट। तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो 1/3/2022, और यहाँ पे हम लिखेंगे किसके कारण आया? तो टू बैंक के कारण आया है, टू बैंक। और ठीक है, फिर अमाउंट कॉलम में हम क्या लिखेंगे? जितना अमाउंट है। तो अमाउंट कितना है? तो 10,000 है, ठीक है। और क्योंकि ये क्या है? इनकम है, तो ये हमारा नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो इसका भी बैलेंसिंग पहले करेंगे हम। तो 10,000, क्योंकि हाइयर टोटल है वहाँ, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो 10,000। तो इसका बैलेंस कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 10,000 यहाँ आया। तो इसमें हम टू बैलेंस CD नहीं लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं? टू बैलेंस नहीं लिखेंगे। कहाँ ये? क्योंकि डायरेक्ट हमारा इनकम वाला नेचर का है, तो यहाँ लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। डायरेक्ट इनकम या एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। तो 31/3/2022 को ये मेरा पोजीशन होगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका नेक्स्ट ईयर मतलब 1/4/2022 को कोई भी बैलेंस नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बैलेंस तो बचा नहीं, हमने इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये ख़त्म हो गया उस साल ही। इसी तरह परचेजेस का भी उसी साल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो परचेजेस का तो हम जानते हैं कि डेबिट होता है। तो जैसे हमने परचेजेस किया है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये जैसे देख सकते हैं परचेजेस में, तो इसका बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा? यहाँ। और ये भी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अकाउंट बनता है। अच्छा, अगर हम इसमें मान लेते हैं साल भर में खूब सारे ट्रांजैक्शंस आए, तो वो क्या करते हैं? हम नेक्स्ट पेज में उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, या इसका हम जैसे मंथली भी करके मतलब जो सुविधा पड़े उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो हमने लेजर में क्या देखा? ये अकाउंट कैसे बनता है। ये होता है फॉर्मेट, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ नेम ऑफ द अकाउंट, जो भी हम एक पर्टिकुलर अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम रहता है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, यहाँ पे भी डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ठीक है। ये हम लिखते हैं। इसके बाद का फिर लेजर बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि हमको टोटल पोजीशन उसका एक ही जगह से पता चल जाता है, जो कि जर्नल में मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो टाइम वाइज रिकॉर्ड होता है। तो जैसे जैसे हमारा एंट्री होते गया वैसे वैसे उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो हमको बार बार ढूंढना पड़ेगा कि टोटल कितना बार डेबिट हुआ, कितना बार क्रेडिट हुआ, किससे डेबिट हुआ, किससे क्रेडिट हुआ। तो बार बार वो उसको ही सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं, ताकि हमको एग्जैक्ट पोजीशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पता चल सके। एक निश्चित समय पे उसका क्या पोजीशन है हमको पता चल सके, ठीक है। जो हमारा सहूलियत करता है आगे जाके टोटल फाइनेंशियल पोजीशन पता करने में। आगे जो ऐसे बनता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें हेल्प करता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।